मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो हम लोग केमिस्ट्री में सॉलिड एसिड पढ़ रहे हैं और इसका चैप्टर लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं टॉपिक को। और कल जो आप लोग के वीडियो में इसका न्यूमेरिकल बनाए थे, जिसको आंकिक प्रश्न बोलते हैं, और आज उसमें का जो भी क्वेश्चन दिए होंगे, जो मेन क्वेश्चन था वही बना रहे हैं। ठीक है, तो दिया गया था कि एक घनाकार जालक में एकक सेल का किनारा 3 एंगस्ट्रम पर स्थित है। इसका घनत्व इतना 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो 50 ग्राम दरम्यान में कितने एकक सेल होंगे। ठीक है, तो बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। तो किनारे मतलब ए दे दिया है ना, तो कितना 3 एंगस्ट्रम है, इसको चेंज करेंगे तो ए इक्वल 3 गुने 1 एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि घनत्व कितना था, घनत्व हम लोग का डी होता है, तो घनत्व कितना दिया है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। डी इक्वल क्या हो जाएगा 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान कितना दे दिया है, तो द्रव्यमान दे दिया हम लोग कितना है 50 है। क्लियर है। अब हम लोग का निकालना है कितने एकक सेल होंगे। तो कल के वीडियो आप लोग देखे होंगे कि एकक सेलों की संख्या निकालने के लिए पहले घन का आयतन निकाले होंगे, उसके बाद उपस्थित आयतन निकाले होंगे, है ना। आज दोनों को भागा किए होंगे। ठीक है, तो जो हम लोग पारा-पारी निकाले हैं वहां पर डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें, एकक कोष्ठिका की संख्या बराबर, आप लोगों को फॉर्मूला लास्ट में दिए होंगे, यहाँ पर इधर लिखे होंगे, उपस्थित आयतन बटा में कितना हो जाएगा बाबू नीचे, उपस्थित आयतन बटा में एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। ओके, चलिए आप लोग फिर पढ़े होंगे बाबू लोग यहाँ पर कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन। जब आयतन निकालेंगे तो हम लोग का द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना बाबू। तो आप ही बताइए, यहाँ पर लिख देंगे द्रव्यमान बटा नीचे घनत्व गुणे एकक कोशिका का आयतन। तो एकक कोशिका का आयतन मतलब एक गुणा की एकक कोशिका हम लोग का घन के रूप में होता है ना बाबू। इसी अब जब हल करेंगे तो ऊपर द्रव्यमान हो जाएगा ना बाबू, ऊपर द्रव्यमान ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का एक क्यूब गुणे, यहाँ घनत्व हो जाएगा, एक ही गुणे का बन जाएगा घनत्व। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, देखिएगा इसको सोल्यूशन हल करें। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो द्रव्यमान कितना है 50 और नीचे एकक कोशिका कितना दिया है 3 गुने 10 के पावर माइनस 8 के पावर 3 गुने, यहाँ 8 हो जाएगा, तब ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे तिथि का 27 गुने 10 के पावर माइनस 24 गुने का हो जाएगा 8। क्लियर है। ऊपर 50 पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर 24 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा गुना करेंगे 8 7 56 के 6 और 8 7 56 के 6, 8 दूनी 16 24, 200 कितना हो जाएगा बाबू, 200 हम लोग का कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। 200 कितना बन जाएगा बाबू 6। ओके, इतना कंफर्म हुआ। ठीक है ना, 200 कितना बन जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू कि इसको ऐसा कर सकते हैं बाबू, एक पावर को दे दे रहे हैं यहाँ पर, क्या है 50 गुने 10 के पावर 1 गुने 10 के पावर 23 कर सकते हैं, बटा में 206 हो जाएगा। बटा में 200 कितना हो जाएगा 6। कंफर्म है। यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं 50 मतलब 500 गुने 10 के पावर 23 हो जाएगा, अब बटा में 206 भागा दे जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे लगभग समथिंग आपका आंसर आएगा जो दिए होंगे कल। और इसका कितना आ गया 2 3 1 4 गुने 10 के पावर 23, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है बाबू, तो एक क्वेश्चन समझ में आया। अब समझ गए होंगे कि कैसे इसको हम लोग को हल करना है।
तो यही आप देखिएगा कि जब हम लोग का एकक कोशिका की संख्या बोलेगा या होल मतलब कोशिका हो जाएगा, होल मतलब क्या बन जाएगा कोशिका। एकक कोशिका बोलेगा तो हम लोग का फार्मूला यही है कि एकक कोशिका की संख्या बराबर उपस्थित आयतन बटा में एकक कोशिका का आयतन, उपस्थित आयतन मतलब द्रव्यमान बटा घनत्व। हल किए मान पुट करने वाले, ठीक है। चल अगर यही परमाणुओं की संख्या बोलता तो परमाणुओं की संख्या निकालने का फार्मूला हम लोग का समझ गए होंगे बाबू, इतना समझ गए हैं। चलिए अगर यही पूछता कि परमाणुओं की संख्या, यही बन जाएगा परमाणुओं की संख्या, नीचे लिखेंगे अगर बोलता कि परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा परमाणुओं की संख्या बराबर हम लोग का होता है जेड गुने एकक कोशिका की संख्या। तो देखिए तो इस क्वेश्चन में हम लोग परमाणु नहीं पूछा है या पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग का इसमें जेड का वैल्यू नहीं है। बोले कि एक घनाकार जालक में, तो घनाकार जालक 4 प्रकार के होता है, एक एसीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, ये नहीं ना बोला है, इसीलिए यहाँ पर जेड का वैल्यू कोई फिक्स नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में बोल देता तो फिक्स करता, यहाँ पर जेड का मान क्या कर पुट कर देते, यहाँ एकक कोशिका का जो मान है वो पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। कब? जब परमाणु की संख्या पूछता तब। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग का पूछा हुआ नहीं है और पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें जेड का वैल्यू फिक्स नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि परमाणुओं की संख्या जब निकालना होगा तो जेड गुने एकक कोशिका की संख्या। कंफर्म हो गया? ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। ओके, आप तो समझ गए होंगे और यही मेन क्वेश्चन है आप लोग का। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, अब तक हम लोग आगे अपना टॉपिक में बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं बाबू, जो आप लोग अच्छा से बनाइएगा इसको। देखिए चांदी का क्रिस्टलीय एफसीसी जालक में होता है। एक क्वेश्चन एक और है बाबू, जो नंबरिंग है आप लोग नंबरिंग दे दीजिएगा, हमको नंबरिंग नहीं है, कितना तक न्यूमेरिकल बना दिए हैं, है ना। चांदी का क्रिस्टलीय एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोशिका के कोरों की लंबाइयां 4.07 गुने 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो चांदी का प्रमाणिक द्रव्यमान ज्ञात करें। चांदी का परमाणु द्रव्यमान का करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो बोला है कि चांदी का क्रिस्टलीय एफसीसी जालक होता है यदि इसकी कोशिका के कोरों की लंबाई इतना 4.07 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर है तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान का करें ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका खाली कंडीशन बता रहे हैं, सोल्व करेंगे, ठीक है। बोला है कि कोर की एफसीसी डालेंगे तो एफसीसी जेड का वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर बोला है कि इसकी कोशिका कोर की लंबाई मतलब ये दे दिया है कितना 4.07 गुने 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद घनत्व दिया है, तो घनत्व भी दे दिया है कितना है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। उसके बाद 11 नंबर होता है ना फिक्स, तो 11 नंबर हम लोग कितना होता है बाबू, 11 नंबर 6.022 गुने 10 के पावर 23। हम लोग का परमाणु द्रव्यमान मतलब m निकालना है, तो भाई हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ना बाबू, तो भाई का लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूला का हम लोग का d बराबर होता है z गुने
m बटा क्या हो जाएगा a क्यू गुने n a होता है z गुने m बटा में d गुने a क्यू गुने n a, यहाँ m निकालेंगे यहाँ d हो जाएगा गुने a क्यू गुने n a, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर m z। अब इसका वैल्यू क्या करिए पुट कर दीजिएगा इसमें, आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। ओके चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे दिए हैं 106.5। ठीक है, तो हम लोग एक बीमीय एक कोशिका में हम लोग का जितना न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल आप लोग का करके बता चुके हैं। ठीक है, आगे जैसा न्यूमेरिकल आएगा वैसा हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में न्यून संकुलन। ठोसों में क्या बोलेंगे न्यून संकुलन से क्लोज पैकिंग सॉलिड के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, तो ठोसों में हम लोग न्यून संकुलन पढ़ेंगे, ठोस में न्यून संकुलन क्या होता है। ठीक है, क्लोज पैकिंग सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में या हम लोग पढ़ते आए हैं कि जब ठोस का हम लोग गुण पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ठोस के जो अणु होते हैं पास पास जुड़े होते हैं, एकदम क्या होता है पास पास जुड़े होते हैं, और ऐसा पास पास जुड़े होते हैं कि उनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत क्या हो कम हो, तो उन्हीं रिक्त स्थानों को बहुत कम रिक्त स्थानों को हम लोग ठोसों का न्यून संकुलन के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं हम ठोसों में न्यून संकुलन, तब बोला गया ठोसों में अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ठोसों में अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, इनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, तो उसे न्यून संकुलन संरचना कहते हैं या न्यून संकुलन संरचना के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। यदि अवयवी कण को समरूप कठोर ठोस गोले मान लिया जाए तो हम निम्नलिखित किन पदों में त्रिविमीय न्यून संकुलन संरचनाएं बना सकते हैं। याद रखिएगा कि मान लेते हैं यहाँ बोला गया है कि अवयवी कोणों को एक समरूप गोला मान लिया जाए, समरूप मतलब उसके जैसा मान लिया जाए। जब समरूप मानेंगे सभी गोले की त्रिज्या हम क्या मानेंगे आर मान लेंगे, समरूप ठोस गोला मान लिया जाए तो उन सभी की त्रिज्या क्या हो जाएगा आर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि न्यून ठोसों में न्यून संकुलन संरचना को त्रिविमीय रूप में बनाने के लिए हम लोग तीन संरचनाएं का हम लोग अध्ययन करेंगे। एक विमीय न्यून संकुलन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय न्यून संकुलन, द्विविमीय न्यून संकुलन, और एक होता है त्रिविमीय न्यून संकुलन। त्रिविमीय न्यून संकुलन, ठीक है। तो न्यून संकुलन का मतलब क्या है, एक वर्ड में न्यून संकुलन का मतलब ये होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ के अवयवी कण जो आपस में जुड़े होते हैं तो जुड़ने के बाद उनके बीच में जितना न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाएगा उन्हीं रिक्त स्थानों को हम लोग ठोसों में न्यून संकुलन संरचना के नाम से हम लोग करते जानते हैं। आता है क्वेश्चन कि न्यून संकुलन से आप क्या समझते हैं, आपको क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, यही टॉपिक डालेगा आप लोग का कि न्यून संकुलन क्या है, तो वही बोलिएगा कि ठोसों में अवयवी कण, ठोसों में अवयवी कण आपस में जुड़े होते हैं, तो जुड़ने के पश्चात यदि उनके बीच का रिक्त स्थान बहुत कम हो तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं न्यून संकुलन संरचना के नाम से हम लोग करके जानते हैं। इसका परिभाषा यही है कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, उसे न्यून संकुलित संरचना कहते हैं। यदि अवयवी कण को एक समरूप ठोस गोला मान लिया जाए तो हम निम्नलिखित तीन पदों में त्रिविमीय न्यून संकुलित संरचना बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमारा जो पास ठोस पदार्थ है उसको एक समरूप गोला मान लिया जाए, तो जब समरूप गोला उसको मान लेंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं तीन पदों में, कितने पदों में, हम उसको तीन पदों में त्रिविमीय न्यून संकुलन संरचना को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, पहला है एक विमीय न्यून संकुलन, द्विविमीय न्यून संकुलन और एक त्रिविमीय न्यून संकुलन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस तीनों को पढ़ने से पहले एक टॉपिक आपको नोट में पढ़ना होगा या इसको जानने से पहले एक हेडिंग आप लोगों को पढ़ लेना होगा, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या।
इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसको बोले, ठीक है। इन तीनों को पढ़ने से पहले हम इसके उप सहसंयोजन संख्या के परिभाषा को हम क्या कर दे रहे हैं, तो यहाँ उप सहसंयोजन संख्या का परिभाषा है कि एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। इसे संक्षिप्त में CN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछेगा कि उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो वही बोलिएगा कि किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उसका उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम मान लेते बीच में हो गए, हमारे चारों तरफ 10 लड़के हमारे से टच किए हैं, तो हमारा उसका उसका संख्या कितना होगा, 10 हो जाएगा। कि जितने लड़के हमसे टच करेंगे वही इसका उप सहसंयोजन संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार जब क्रिस्टलीय ठोस का बात करेंगे, जब न्यून संतुलन का बात करेंगे, तो इस वीडियो में इस चैप्टर में हम लोग देख लेंगे कि एक गोला कितने गोले को स्पर्श करता है और कौन कौन व्यवस्था में किनका उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है। लेकिन अभी यहाँ पर परिभाषा लिखा है कि उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो वही बोलिएगा कि एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उसका उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। इसे CN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ACCA का कोशिका की उप सहसंयोजन संख्या 6 होता है, BCCA का कोशिका की उप सहसंयोजन संख्या 8 होता है और FCCA का कोशिका की उप सहसंयोजन संख्या 12 होता है। ठीक है, तो अब इसका परिभाषा दी है। ओके, चलिए अब हम लोग इसका बात करेंगे और जब इसका बात करेंगे तो खुद हम इसके बारे में जान जाएंगे। ओके, तब इसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पहला इसमें बताएंगे आपको एक विमीय न्यून संतुलन। एक विमीय न्यून संतुलन हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक विमीय न्यून संतुलन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। वन डायमेंशनल क्लोज, एक विमीय न्यून संतुलन मैंने कहा कि एक विमीय न्यून संतुलन में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए रखा जाता है। ठीक है, एक विमीय न्यून संतुलन में क्या होता है कि इसमें एक पंक्ति लेते हैं, एक पंक्ति या तो x लेंगे नहीं तो y लेंगे नहीं तो क्या लेंगे, z लेंगे, तीनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक है, तो पंक्ति जो लेंगे वो क्या लेंगे, x y और क्या लेंगे, z लेंगे। तो एक विमीय न्यून संतुलन में गोले को एक पंक्ति के रूप में, किसके रूप में, एक पंक्ति के रूप में एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए रखा जाता है, रखा गया है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोले को स्पर्श करता है। ठीक है, इसमें हर एक गोला को देख रहे हैं, कोई भी गोला इसमें से उठाइएगा, इसमें एक गोला को उठाएं किसका दो निकटवर्ती गोला है, इस गोले को उठाएं किसका दो निकटवर्ती गोला है, इस गोले को जिसका दो निकटवर्ती गोला है, इस गोले को जिसका दो निकटवर्ती गोला है। तो ही बोला गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में गोले को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है और इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है ना। और एक विमीय न्यून संतुलन में गोलों की उप संख्या कितना होती है, 2 होती है। क्यों इसकी 2 होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक गोला अन्य दो गोले को क्या करते हैं, स्पर्श करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि एक विमीय न्यून संतुलन में गोलों की उप संख्या 2 होती है। बता दीजिएगा एक विमीय न्यून संतुलन क्या है, तो बोलिएगा एक विमीय न्यून संतुलन में एक गोले को एक पंक्ति के रूप में एक दूसरे का स्पर्श कराते हुए रखा जाता है और इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, और एक विमीय न्यून संतुलन में गोलों की उप संख्या कितना होती है, 2 होती है। ठीक है, एक विमीय न्यून संतुलन में गोला को पंक्ति के रूप में रखा गया है, सबका केंद्र है, इसका दो इसमें लिखे हैं, इसमें हर एक गोला, जिसे मान लेते इस गोला का हम बात कर रहे हैं, एक गोला कितने गोलों का स्पर्श के 2 किया है ना, इसलिए इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा। तो याद रखिएगा कि विमीय न्यून संतुलन में गोला को कैसा रखा जाता है, तो बोलिएगा एक विमीय न्यून संतुलन में गोले को एक पंक्ति के रूप में रखा जाता है और स्पर्श करते हुए रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए उसकी उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए द्विविमीय न्यून संतुलन। द्विविमीय न्यून संतुलन दूसरा है द्विविमीय न्यून संतुलन।
द्विविमीय नियुक्त संकुलन पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग? द्विविमीय नियुक्त संकुलन हम लोग क्या करेंगे? द्विविमीय नियुक्त संकुलन। तो द्विविमीय नियुक्त संकुलन में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। इसमें दो पॉइंट आएगा। पहला आएगा वर्गीय नियुक्त संकुलन और दूसरा है षटकोणीय नियुक्त संकुलन। वर्गीय नियुक्त संकुलन और दूसरा आएगा षटकोणीय नियुक्त संकुलन के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग जिसको हम एचसीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीपी। याद रखिएगा, एचसीपी का फुल हेक्सा षटकोणीय नियुक्त संकुलन। षटकोणीय नियुक्त संकुलन इसको इंग्लिश में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। इसको बोलेंगे स्क्वायर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि एक द्विविमीय नियुक्त संकुलन क्या है। तो एक द्विविमीय नियुक्त संकुलन वैसा संकुलन होता है जिसमें एक पंक्ति को में गोले को इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार स्पर्श करके रखा जाता है तो दो निकटवर्ती गोलों से क्या हो? स्पर्श किया हो। ठीक है, और उसका जो हम लोग देखे थे तो उसका जो हम लोग का उप सहसंबंध संख्या कितना होता है? 2 होता था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विविमीय नियुक्त संकुलन। कौन संकुलन पढ़ेंगे बाबू? द्विविमीय नियुक्त संकुलन, जिसको हम बोलते हैं वर्गीय नियुक्त संकुलन, इसको बोलते हैं षटकोणीय नियुक्त संकुलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ओके, इसको एचसीपी बोलते हैं। इसका कोई सिंबल फिक्स नहीं किया गया है। ओके, चलिए अब बोला गया कि इसको पहले डायग्राम को समझिएगा कि इसमें क्या किया गया था कि इसमें प्रथम पंक्ति को लिया गया था। इसमें प्रथम पंक्ति को लिया गया था तो लिखा गया है कि वर्गीय नियुक्त संकुलन में दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है। ये प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति है ना, तो ये बोला गया है कि वर्गीय नियुक्त संकुलन में दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूपों में एक ही रेखा परिचित हो। मान लेते हैं कि ये हम लोग का हो गया क्षैतिज और ये हम लोग का हो गया ऊर्ध्वाधर, कि एक गोला क्षैतिज में है और ये ऊर्ध्वाधर में रखा गया दिखेगा तो गोला दो, इसीलिए इसका नाम द्विविमीय पड़ा है। क्या पड़ा है बाबू? इसका नाम क्या पड़ गया? द्विविमीय पड़ा गया। ठीक है, एगो को एक अक्ष में, एगो कहां रखा गया? वाई अक्ष पर रखा गया। ठीक है, तो बोला कि वर्गीय नियुक्त संकुलन में दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले के केंद्र इसका देखिए, इसका केंद्र और इसका केंद्र क्षैतिज है और इसका केंद्र ऊर्ध्वाधर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, इसका केंद्र ऊर्ध्वाधर है, इसका केंद्र ऊर्ध्वाधर हो रहा है और इसका केंद्र सबका क्षैतिज हो रहा है। तो ये बोला गया है कि वर्गीय नियुक्त संकुलन में दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों, दो पंक्ति है ना बाबू, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ऊर्ध्वाधर हो जा रहा है ना और इसका केंद्र इसका क्षैतिज हो जा रहा है ना बाबू, है ना। तो और रूप में ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में हो, उसका रेखा भी कारण से एक ही रेखा में हो, तो उस प्रकार के संकुलन को हम वर्गीय नियुक्त संकुलन के नाम से करके जानते हैं कि प्रथम पंक्ति और प्रथम पंक्ति के ठीक नीचे दूसरा पंक्ति को रखेंगे तो दोनों का केंद्र सामने रहना चाहिए, दोनों का केंद्र सामने रहना चाहिए। देखिए जितना हम लोग का गोला है सबका केंद्र इसका सामने है कि नहीं? देखिएगा सबका केंद्र सामने है ना बाबू, ध्यान देकर देखिएगा बाबू। ऐसे ऊर्ध्वाधर में भी सामने है, क्षैतिज में भी सामने, ऊर्ध्वाधर में भी सामने है, क्षैतिज में भी सामने है। तो वर्गीय नियुक्त संकुलन में गोले को सजाने का तरीका होता है कि दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों का जो केंद्र होना चाहिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, यानी एक केंद्र ऊर्ध्वाधर हो गया, एक केंद्र क्षैतिज हो गया। तो उस प्रकार के संकुलन को हम वर्गीय नियुक्त संकुलन के नाम से करके जानते हैं। और याद रखिएगा, इसमें देखिएगा कि एक गोला है, कितने गोले को स्पर्श किया है? 4 गोले को।
अगर चारों गोले के केंद्र को हम मिलाते हैं, चारों गोले के केंद्र को जब मिलाते हैं तो हम लोग का एक वर्ग बन गया है। क्या बन गया? वर्ग। तो याद रखिएगा वर्गीय नियुक्त संकुलन की उप ससंख्यक संख्या कितना होता है? 4 होता है। ओके, अब ध्यान दीजिए इसका पैटर्न आता है कि वर्गीय नियुक्त संकुलन का पैटर्न क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं इस व्यवस्था को अगर ए मान लेते हैं तो ये भी हमारा ए होगा, जैसे है ऐसे ही ये भी है और ये भी हमारा क्या होगा? ए होगा। ऐसा बहुत सारे पंक्ति होते जाएगा तो हमारा पैटर्न ए ए ए ए होते जाएगा। ठीक है ना? तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि वर्गीय नियुक्त संकुलन क्या है। तो बोलिएगा कि वर्गीय नियुक्त संकुलन वैसा संकुलन होता है जिसमें दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों गोले का केंद्र निकट, दोनों गोलों का केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक ही रूप में रखा, एक ही रूप में, एक ही रूप में, एक ही रूप में या एक ही रेखा में हो, है ना? इसका पैटर्न ए ए होता है और इसका उप ससंख्यक संख्या कितना होता है? 4 होता है। ओके, क्लियर है? अच्छा, षटकोणीय नियुक्त संकुलन में ध्यान रखिएगा कि षटकोणीय नियुक्त संकुलन में दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति से बने और नमन मतलब गर्त में आ जाए, और नमन मतलब गर्त में आ जाए। अब देखिए अनमन किसको बोलते हैं समझिएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे डायग्राम बना रहे, मान लेते हमारा गोला हो गया, ए भी गोला हो गया, ए भी गोला हो गया, ए भी गोला हो गया, सटा हुआ है मान लीजिए। तो इसका और नंबर हमारा एक आ रहा है, एक खाली स्थान जो पड़ा है ना, एक खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है वही हमारा और नंबर हो गया। ठीक है, तो बोला गया है इसमें क्या था कि प्रथम दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा गया था कि दोनों गोले का केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें दूसरे पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखना है कि दोनों के अनमन में, अनमन मतलब यहाँ पर रखना है, अनमन एक आ जाएगा और इसका अनमन ए हो जाएगा और इसका अनमन ए हो जाएगा, अनमन में आ जाए। फिर वैसे ही सजाते जाएंगे, इन दोनों का अनमन हमारा ए हो जाएगा, इन दो गोलों का अनमन हमारा ए हो जाएगा, फिर इन दोनों का अनमन हमारा ए हो जाएगा। हो गया ना बाबू यहाँ पर? तो उसी प्रकार हम क्या किए? सजा है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम इस गोले को क्या किए? सजा है। थोड़ा गौर करिएगा, प्रथम पंक्ति का है, दूसरे पंक्ति को सजा के दोनों का अनमन है, इसको हम लोग अनमन बोलेंगे, याद रखिएगा, है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनमन बोलेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पर मिटा कर हम बता दे रहे हैं कि अनमन इसको बोलेंगे, अवनमन, अनमन या इसी को गर्त बोलते हैं। तो अनमन समझिए। षटकोणीय नियुक्त संकुलन में क्या होता है कि दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति जो होना चाहिए प्रथम पंक्ति के अवनमन में होना चाहिए। तो आप ही बताइए बाबू कि प्रथम पंक्ति के अवनमन में रखा गया है, या प्रथम पंक्ति को अवनमन में रखा गया है, या प्रथम पंक्ति को अवनमन में रखा गया है? थोड़ा सा डायग्राम आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। अब देखिए इस गोले को इन दोनों को अवनमन में और इस गोले को इस गोले को इन दोनों के अवनमन में, ठीक है, और इस गोले को इन दोनों के अवनमन में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू कि जब इसके केंद्र को मिला है इसमें 6 गो भुजा बन गया ना, इसलिए इसका नाम हो गया षटकोणीय नियुक्त संकुलन। ओके, अब पैटर्न का बात करिएगा। देखिए तब पैटर्न का बात करेंगे, अगर मान लेते हैं इसको ए मान लिए तो ये क्या होगा? बी मानेंगे। अब इसको ए कैसे मान लिए समझिएगा। तो इसको ए इसलिए मानिए कि इस गोले का जो केंद्र है ना, इस गोले के केंद्र के समान है, इस गोले का केंद्र इस गोले के केंद्र के समान है, तो इसलिए इसका व्यवस्था हम क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और इसको देखिएगा, इस गोले का जो केंद्र है इस गोले के केंद्र के समान है, इसलिए व्यवस्था का मानेंगे बी मानेंगे। समझ गए होंगे कि इसको ए, इसको भी, इसको ए, इसको भी, ऐसे ही अगर सजाते जाएंगे कैसे हमारा ए बी ए बी ए बी ए बी होते जाएगा। अगर पंक्ति बढ़ाएंगे, गोला बढ़ाएंगे तो हमारा नीचे वाला भी गोला बढ़ते जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसका पैटर्न होगा, जो इसका व्यवस्था होगा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी आएगा। ओके, कंफर्म हो गया? समझ गए होंगे? तो देखिएगा द्विविमीय नियुक्त संतुलन हम लोग का 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्गीय नियुक्त संतुलन और दूसरा होता है षटकोणीय नियुक्त संतुलन। क्लियर है? वर्गीय नियुक्त संतुलन किसे कहते हैं? तो वर्गीय नियुक्त संतुलन में दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले के केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में हो। क्लियर है? देखिए, और इसमें क्या है कि इसमें दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के अवनमन के बीच रखा जाता है। कहाँ रखते हैं? अवनमन के बीच। तो अवनमन के बीच रख दिए और रखने के बाद जो हम लोग का प्राप्त होगा ये व्यवस्था होगा। ठीक, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि वर्गीय नियुक्त संतुलन की व्यवस्था क्या होता है? क्या बोलेगा? ए ए ए
वर्गीय न्यून संकुलन की उप सहसंबंधी संख्या क्या होता है? 2 4 होता है। षटकोणीय न्यून संकुलन की उप संख्या कितना होता है? 6 होता है। और षटकोणीय न्यून संकुलन का पैटर्न क्या होता है? एबी होता है। और इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों का सजावट कैसा होता है? याद रखिएगा कि दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति को अनुमान के बीच रखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले के केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रूप में रखा है। ओके, इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? वर्गीय न्यून संकुलन और एक आता है षटकोणीय न्यून संकुलन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इतना चीज अगर समझ लीजिएगा तो त्रिविमीय न्यून संकुलन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।